ये है हैप्पी होम मल्टी चैनल का प्रसारण सीधे आपके सामने। फोकस हिंदुस्तान मुंबई न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं माजिद सिद्दीकी। दुआ सलाम, आदाब, जय भीम। दुनिया बदल रही है, देश वही है, वही रहेगा। हक और हकीकत को बताने वाले खामोश बैठे हैं। आने वाला वक्त ही बताएगा। वीडियो को आखिर तक देखिए। आज की ख़ास खबरें। सबसे पहले फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब करें, लाइक के साथ शेयर करें और अपने कमेंट ज़रूर भेजें। समाज को जगाने के लिए आपकी ज़रूरत है। फिर आऊँगा ताज़ा खबरों को लेकर। माजिद सिद्दीकी, जय हिंद। बजट सत्र का 9वां दिन। आम बजट पर होगी चर्चा। 8वें दिन 3 बार स्थगित हुई थी लोकसभा। आज भी हंगामे के आसार। महाराष्ट्र में 12 जिला परिषदों और 125 पंचायत समितियों के आएंगे नतीजे। 10 बजे से वोटों की गिनती हुई शुरू। दोपहर से आना शुरू होंगे नतीजे। बंगाल में SIR को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। ममता सरकार ने चुनाव आयोग की प्रक्रिया और वोटर लिस्ट से नाम हटाए जाने पर उठाए हैं सवाल। कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर मांगा था जवाब। पुणे सांसद पप्पू यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई आज। करीब 3 दशक पुराने मामले में हुई है सांसद की गिरफ्तारी। कोर्ट तय करेगा कि सांसद को जमानत मिलेगी या नहीं। कुलदीप सिंह सेंगर ने उन्नाव मामले में सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका। आज जमानत पर फैसला करेगा कोर्ट। हाई कोर्ट ने जमानत देने से किया था इनकार। परीक्षा पे चर्चा के 9वें एडिशन का दूसरा एपिसोड आज। पहले एपिसोड में पीएम मोदी ने स्टूडेंट से सुनी कविता। स्वदेशी अपनाने की दी थी सलाह। बीजेपी नेता तेजस्वी सूर्या को पुलिस ने लिया है हिरासत में। बेंगलुरु मेट्रो के बढ़े किराए के खिलाफ कर रहे थे प्रदर्शन। यूपी के बजट सत्र का आज से आगाज। सत्र हंगामेदार रहने के आसार। विपक्ष ने सरकार को घेरने का बनाया प्लान। मणिपुर में 2 आदिवासी समूहों के बीच हिंसक झड़प। उखरूल में पत्थरबाजी और फायरिंग। प्रशासन ने लागू की निषेधाज्ञा। दिल्ली में 9 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी। बम स्क्वाड और पुलिस मौके पर पहुंची, की गई जांच। पीएम मोदी के मलेशिया दौरे के बीच पाकिस्तानी नेवी चीफ भी मलेशिया पहुंचे। एडमिरल नावेद अशरफ ने मलेशिया के टॉप सैन्य अधिकारियों से की मुलाकात। क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा और रक्षा सहयोग पर दिया जोर। इजराइल ने बनाया ईरान पर अकेले हमला करने का प्लान। अमेरिका को भेजा मैसेज। मिसाइल प्रोग्राम पर बढ़ी टेंशन। मिसाइल प्रोग्राम पर बात करने से ईरान का इनकार। कनाडा से बेहतर रिश्ते करने की तैयारी में भारत। NSA अजीत डोभाल ने कनाडा में की उच्च स्तरीय बैठकें। फ्रांस पहुंची एप्स्टीन फाइल की आग। विवाद में नाम आने के बाद फ्रांस के पूर्व संस्कृति मंत्री जैक लैंग ने दिया इस्तीफा। जैक लैंग पर एप्स्टीन के साथ मिलकर धोखाधड़ी करने का आरोप। जापान चुनाव में पीएम तकायुची की बड़ी जीत। उनकी पार्टी LDP ने 465 में से 316 सीटें जीती। पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ने दी बधाई। आज सराफा बाजार में तेजी। 14,800 के उछाल के साथ 2,65,000 रुपए प्रति किलो के करीब पहुंची चांदी। सोना 1.58 लाख प्रति ग्राम पर पहुंचा। भारत अमेरिका ट्रेड डील के प्रावधानों को लेकर नई तस्वीर आई सामने। अमेरिका को पशु आहार पर सीमित छूट। सोयाबीन तेल पर शुल्क कटौती को लेकर असमंजस में उद्योग। विकसित भारत के लिए बैंकिंग क्षेत्र में बड़े बदलाव की तैयारी। बनेगी उच्च स्तरीय समिति। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की घोषणा। नीति आयोग के सदस्य सारस्वत का बड़ा बयान। कहा भारतीय रक्षा स्टार्टअप में निवेश बढ़ाने की जरूरत। ट्रंप युग में भी भारतीय बाजार पर दिखा भरोसा। विदेशी निवेश में अमेरिकी FBI की हिस्सेदारी बढ़कर 41% हुई। 2025 में 39.7% थी FBI। महाराष्ट्र की राजनीति में एनसीपी के विलय की चर्चा जोरों पर है। 9 फरवरी को अजीत पवार के शोक की अवधि समाप्त हो रही है, जिसके बाद पार्टी के विलय को लेकर बातचीत होगी और कोई फैसला लिया जा सकता है। इस बीच वरिष्ठ नेता हसन मुश्रीफ का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने विलय के फैसले की जिम्मेदारी सीधे सुनेत्रा और पवार परिवार पर डाल दी है। हसन मुश्रीफ ने कहा कि अगर सुनेत्रा वहिनी यानी कि भाभी, परिवार और पार्टी के सभी नेता फिर से एकजुट होने के पक्ष में हैं,
तो किसी तरह की बाधा की कोई वजह नहीं है। पार्टी जो भी फैसला लेगी मैं उसके साथ खड़ा रहूंगा। एनसीपी नेता ने आगे कहा कि अगर सुनेत्रा पवार और पवार परिवार की तरफ से विलय की भूमिका सामने आती है तभी उस पर फैसला लिया जाएगा। एनसीपी नेता के इस बयान से राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है कि क्या अब फैसले परिवार से तय होंगे। सवाल ये भी है कि अब सुनेत्रा पवार क्या फैसला करेंगी। क्या वो चाचा शरद पवार के पास वापसी करके अजीत पवार की आखिरी इच्छा पूरी करेंगी, क्योंकि कहा जा रहा है कि अजीत पवार भी यही चाहते थे कि एनसीपी के दोनों गुट एक हो जाएं। इस सिलसिले में कई बार बैठकें भी हुई थी। वो जल्दी इसका ऐलान भी करने वाले थे, लेकिन अचानक ही विमान हादसे में उनका निधन हो गया। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री और बीजेपी नेता विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिए अपने बयान पर माफी मांगी, लेकिन इसको लेकर वो एक बार फिर विवादों में आ गए और मंत्री माफी मांगने के लिए स्क्रिप्ट लेकर आए। जिस तरह से उन्होंने माफी मांगी उसे लेकर भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। माफी मांगने आए मंत्री विजय शाह के हाव भाव ऐसे थे मानो वो किसी गंभीर गलती पर पछतावा जताने नहीं बल्कि सिर्फ एक औपचारिकता निभा रहे हों। नमस्कार, मैंने पहले भी कई बार कहा है, आज फिर दोहरा रहा हूँ। मेरा ऐसा कोई उद्देश्य भी नहीं था कि किसी महिला अधिकारी, भारतीय सेना या समाज किसी वर्ग का अपमान हो। निसंदेह मेरे शब्द मेरी भावना के अनुरूप नहीं थे। शब्द देशभक्ति के उत्साह, उत्तेजना और आवेश में निकले थे। गलती के पीछे की भावना को अवश्य देखा जाना चाहिए। आप सब जानते हैं मेरी कोई दुर्भावना भी नहीं थी। मैंने अंतकरण से क्षमा याचना की है, कई बार की है, आज फिर कर रहा हूँ। मेरे लिए अत्यंत पीड़ादायक है कि मेरी छोटी सी त्रुटि से ऐसा विवाद उत्पन्न हुआ। मुझे विश्वास है मेरी भावना को सही संदर्भ में देखा जाएगा। भारतीय सेना के प्रति मेरे मन में सदैव सम्मान रहा है और रहेगा। सार्वजनिक जीवन में रहते हुए ऐसे शब्दों की मर्यादा, संवेदनशीलता अत्यंत आवश्यक है। इस घटना से मैंने आत्ममंथन किया है, सबक लिया है, जिम्मेदारी मानता हूँ। भविष्य में वाणी पर नियंत्रण रहेगा और ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। एक बार पुनः इस प्रकरण से आज सभी नागरिकों से, भारतीय सेना से और सब लोगों से अंतःकरण से माफी मांगता हूँ। जैसा आप जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर विजय शाह ने आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उन्हें आतंकियों की बहन बताया था, जिसके चलते पहले ही विजय शाह विवादों में घिरे हुए थे। खुद सुप्रीम कोर्ट ने भी विजय शाह को फटकार लगाई थी। साथ ही शाह पर केस चलाने के बारे में फैसला लेने के लिए एमपी सरकार को 15 दिन का समय दिया था। वहीं जब ये समय सीमा खत्म होने की कगार पर आई तो मंत्री माफी मांगने लगे। माफी मांगी, लेकिन उससे पहले वो हंसते मुस्कुराते नजर आए। उनके चेहरे पर न पछतावा था, न संकोच और न ही शब्दों की जिम्मेदारी का कोई भार, जिसके चलते सवाल उठने लगे कि क्या वाकई उन्हें अपने शब्दों पर जरा भी पछतावा है? क्या वाकई वो अपनी इस गलती को लेकर जरा भी गंभीर हैं या बस फॉर्मेलिटी के लिए माफी मांग रहे हैं? वहीं इस मामले को लेकर राजनीतिक जानकारों का कहना है कि पूरा घटनाक्रम यही संकेत देता है कि शाह इंदौर सिर्फ औपचारिकता निभाने आए थे, न कि अपने बयान की गंभीरता को समझने। कैमरे के सामने मुस्कुराते रहना और माफी को एक मजबूरी की तरह पेश करना, ये साफ दिखाता है कि सत्ता के अहंकार में संवेदनशील मुद्दों को भी हल्के में लिया जा रहा है। शाह का ये वीडियो सामने आने के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये वही गंभीरता है जिसकी उम्मीद जनता एक संवैधानिक पद पर बैठे मंत्री से करती है, या फिर अब माफी भी एक राजनीतिक ड्रामा बनकर रह गई है? क्या अब मंत्री को माफी मांगने के लिए भी स्क्रिप्ट की जरूरत पड़ने लगी है? क्या शब्द इतने अविश्वसनीय हो चुके हैं कि बिना कागज के बोलना भी जोखिम भरा हो गया है? 6 साल की मासूम के साथ दरिंदगी, फिर हत्या, इलाके में तनाव, भड़की हिंसा, आगजनी और तोड़फोड़। दरभंगा से इंसानियत को शर्मसार करने वाली खबर सामने आते ही बवाल मच गया। दरअसल 6 साल की मासूम के साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर दी गई। मासूम के साथ दुष्कर्म करने के बाद उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। अब उस माँ का दर्द समझने की कोशिश करिए, जिसने अपनी मासूम बच्ची को खो दिया। बच्ची की हत्या कर शव को फेंक दिया गया था। उस मासूम को कैसे इंसाफ मिलेगा? जैसे ही इसकी लड़ाई शुरू हुई तो चारों तरफ हंगामा शुरू हो गया। गुस्साई भीड़ बोली,
हम खुद इंसाफ करेंगे। दरभंगा में 6 साल की मासूम से दुष्कर्म और हत्या मामले में स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। उपद्रवियों ने एक गाड़ी और दुकान में आग लगा दिया, जबकि कई गाड़ियों के शीशे भी तोड़ दिए गए। इस हिंसा में करीब आधा दर्जन से ज्यादा पुलिस वालों को गंभीर चोटें आई हैं। पुलिस वाले पिस्टल लेकर सड़क पर दौड़ते नजर आए। घटना के बाद आला अधिकारियों ने मोर्चा संभाला और हालात को काबू में किया। तो पूछताछ के क्रम में एक जो नाम आया उसको फिर हिरासत में लेकर पूछताछ किया, बट उसमें तब पता चला कि आदमी किया और कन्फेस भी किया उसने क्राइम को, और उसमें सबूत भी मिला है, पर्याप्त सबूत मिला हुआ है। और हमारा FIR भी दर्ज हो गया अभी, और डेड बॉडी को शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। DMCH में है, और DMC पर पोस्टमार्टम होने के बाद हम दाह संस्कार कराया जाएगा। मासूम से दुष्कर्म और हत्या मामले में लोगों ने कैंडल मार्च निकाला। हालांकि पुलिस ने आरोपी विकास महतो को गिरफ्तार कर लिया था। वहीं स्थानीय लोगों ने सड़क जाम करके आरोपी को पब्लिक के हवाले करने की मांग करने लगे, जिसके बाद पुलिस पर उपद्रवियों ने पथराव किया। इसके जवाब में पुलिस ने लाठीचार्ज किया। इसमें करीब आधा दर्जन पुलिस को भी चोटें आई। इस मामले में कई लोगों को हिरासत में लेकर डिटेन किया गया। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। मामले को लेकर पुलिस की जांच चल रही है। असम में सियासी बवाल एक बार फिर अपने चरम पर पहुंच गया है। असम बीजेपी की तरफ से सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया गया था, जिसमें सूबे के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा को एक मुस्लिम व्यक्ति पर निशाना साधते हुए देखा गया। हालांकि यह वीडियो AI जनरेटेड है, लेकिन इस वीडियो ने विपक्ष को बैठे बिठाए सरकार को घेरने का एक मुद्दा दे दिया। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। वीडियो में सीएम हिमंता अल्पसंख्यक समुदाय पर निशाना लगाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं ये वीडियो सामने आने के बाद बवाल मच गया। विवाद बढ़ता देख इस वीडियो को असम बीजेपी के हैंडल से हटा दिया गया है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और ये वीडियो सोशल मीडिया पर पूरी तरह फैल चुका था। वहीं अब विपक्ष ने इसे लेकर सरकार को घेरना भी शुरू कर दिया। इसे लेकर कांग्रेस सांसद KC वेणुगोपाल ने न्यायपालिका से कार्रवाई तक की मांग कर दी। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया कि बीजेपी के एक आधिकारिक चैनल पर एक वीडियो पोस्ट किया गया है, जिसमें अल्पसंख्यकों को टारगेट किया जा रहा है। साफ तौर पर उनकी जान लेते हुए दिखाई जा रही है। ये एक ऐसा सपना है जिसे ये फांसीवादी शासन दशकों से संजोए हुए है। ये कोई साधारण वीडियो नहीं है जिसे ट्रोल सामग्री समझकर अनदेखा किया जा सके। ये बड़े स्तर पर फैलाया गया जहर है और इसके परिणाम जरूर भुगतने होंगे। इस बात की कोई उम्मीद नहीं है कि नरेंद्र मोदी इसकी निंदा करेंगे या इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, लेकिन न्यायपालिका को कार्रवाई करनी चाहिए और इस मामले में किसी भी तरह की नरमी नहीं बरती जानी चाहिए। टीएमसी सांसद सागरिका घोष ने भी इस विज्ञापन को बेहद शर्मनाक बताते हुए इसके लिए जिम्मेदार लोगों को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग की है। उन्होंने पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह को टैग करते हुए इस पर कड़ी कार्रवाई करने की अपील की है। और ये कोई पहली बार नहीं है जब सीएम की वजह से ऐसा कोई सियासी तूफान खड़ा हुआ हो। आपको याद होगा कि इससे पहले उन्होंने मुस्लिम समुदाय को मियां कहकर संबोधित किया था और विवादित बयान देते हुए कहा था कि मियां समुदाय के लोगों को भारत में वोट डालने का अधिकार नहीं है, उन्हें बांग्लादेश में मतदान करना चाहिए। कोई मुसलमान रिक्शा वाला अगर 5 रुपए मांगे तो उसे 4 रुपए दो, खूब परेशान करो। इसे लेकर वो पहले से ही घिरे हुए थे। कांग्रेस की तरफ से उनके इस बयान पर 100 FIR करने की भी तैयारी की जा चुकी है और इस बीच अब उनके इस वीडियो ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। अब ये कहां जाकर थमता है, ये देखना होगा।